अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हम लोगों ने स्ट्रेंथ, पावर, इंड्योरेंस, मसल परफॉर्मेंस के हर एलिमेंट को देखा और हमने देखा कि हर एलिमेंट को इंप्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें करनी है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आते हैं रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमारे पास पहला प्रिंसिपल आता है, दैट इज द ओवरलोड प्रिंसिपल। ठीक है, ओवरलोड प्रिंसिपल आपको क्या कहता है? ओवरलोड प्रिंसिपल हमें ना बहुत सिंपल वर्ड्स में एक चीज़ कहता है कि मेरे पास लेट से एक क्लाइंट आया है, और जाहिर सी बात है मेरे पास जब क्लाइंट आएगा वो मुझे अपना गोल बताएगा, मुझे बताएगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है ना स्ट्रेंथ इंप्रूव हो। ठीक है, स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, मैं वेट लिफ्टिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने उस वक्त ना पेशेंट को चेक करना स्टार्ट किया, क्लाइंट को मैंने असेस करना स्टार्ट किया। मैंने देखा कि क्लाइंट जो है वो 10 kg का वेट जो है वो आसानी से लिफ्ट कर पा रहा है। ठीक है, अब ये 10 kg का वेट लिफ्ट करना या विदाउट द साइन ऑफ फटीग पेशेंट उस वेट को लिफ्ट कर पा रहा है। मैंने पेशेंट को अब जब वेट लिफ्टिंग करानी है तो मैंने उसको 10 kg से ज़्यादा का लोड लिफ्ट कराना है। मे बी मैं उसको 12 का करवाऊँ, मे बी मैं उसको 11 का कराऊँ, मे बी मैं उसको 30 का कराऊँ। मैंने उसके ऊपर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा, मैंने उस मसल के ऊपर मसल की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड डालना है। मैंने उसको क्या करना है? ओवरलोड करना है। दैट इज कॉल्ड एज ओवरलोड प्रिंसिपल। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? प्रोग्रेसिव लोडिंग करते हैं वाया इंटेंसिटी, हम आहिस्ते आहिस्ते इंक्रीज करते रहते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ हो सकती हैं, या तो हम इंटेंसिटी इंक्रीज करें या नंबर ऑफ रेपिटेशन इंक्रीज करें। ये डिपेंड करता है कि हमारा एम क्या है, क्या चीज़ इंक्रीज करना चाहते हैं। इसलिए मैंने सबसे पहले बताया कि हम गोल पे फोकस कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर उसने डेफिनेशन लिखी, अगर हम इसको पढ़े तो वो कहते हैं टू इंप्रूव मसल परफॉर्मेंस लॉर्ड मस्ट एक्सीड द मेटाबॉलिक कैपेसिटी ऑफ दैट मसल। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब भी आप कोई प्रोग्रेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने पेशेंट की कंडीशन को भी कंसीडर करना है। तो आप कहते हैं कि आपने पेशेंट की पैथोलॉजी को कंसीडर करना है, पेशेंट की हीलिंग, फटीग, वहाँ की सब मसल की एबिलिटीज, गोल्स, हर चीज़ को असेस करके प्रॉपर आपने करना है। और आप लोगों ने अडेप्टेशन से पहले ऐसे नहीं करना है कि पहले दिन पेशेंट मेरे पास 15 का उठा रहा है, मैंने उसी दिन पेशेंट को कहा नहीं अब तुम 20 का उठाना शुरू कर। नहीं, मैंने उसको आराम आराम से स्लोली प्रोग्रेस करना है। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है सेट प्रिंसिपल। जो आपका सेट प्रिंसिपल है ना, बहुत सिंपल है। इसमें वो कहते हैं कि ना आपने जो चीज़ इंक्रीज करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पेशेंट आता है तो हम उससे उसका गोल पूछ लेते हैं कि आपने क्या चीज़ इंप्रूव करानी है। ठीक है, या हम उसको खुद भी असेस करके गोल उसका डिफाइन कर लेते हैं। अब आपने ये बात का ख्याल रखना है कि जो भी आपने गोल अचीव करना है, आपने की ट्रेनिंग उस गोल के स्पेसिफिकली होनी चाहिए। जिस मसल को आपने इंप्रूव करनी, आपकी ट्रेनिंग उससे स्पेसिफिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेशेंट आपके पास आ रहा है कि मैं बाइसेप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ और आप किसी और मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हो। नहीं, आपकी स्पेसिफिकली जो ट्रेनिंग है रेलिवेंट होनी चाहिए। लेट्स से कि मेरे पास एक एथलीट आता है, मेरे पास दो एथलीट आते हैं। लेट्स से एक एथलीट ऐसा है जो कि वेट लिफ्टर है और वो वेट लिफ्टिंग को इंप्रूव करना चाहता है। दूसरा बार मेरे पास एथलीट आता है जो कि रनर है। ठीक है, जाहिर सी बात है एक वेट लिफ्टर के गोल्स डिफरेंट होंगे। एक वेट लिफ्टर चाहता होगा कि मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव हो, मैं ज़्यादा से ज़्यादा वेट लिफ्ट करूँ, जबकि एक रनर है वो ये चाहता होगा कि मैं ज़्यादा देर तक भाग सकूँ, मेरी इंड्योरेंस अच्छी हो, मैं थकूँ ना जल्दी। तो ये चीज़ें हैं। तो आपका जो भी एम है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। आपकी जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग है वो स्पेसिफिक टू द पार्ट ऑफ द बॉडी और स्पेसिफिक टू द गोल होनी चाहिए। ठीक है, अब सेट प्रिंसिपल में वो लिखता क्या है? वो कहते हैं कि ना सेट प्रिंसिपल वर्क करता है वुल्फ लॉ के ऊपर। अगर आपने वुल्फ लॉ आपको याद हो तो हम ये वुल्फ लॉ कहाँ पर पढ़ते हैं? बायोमैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा लॉ है। वो कहते हैं कि आपकी बॉडी के ऊपर जितना स्ट्रेस पड़ता है, आपकी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता उस स्ट्रेस से खुद को अडेप्ट करती है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो जो आपका स्ट्रेस है वो स्पेसिफिक टू द ट्रेनिंग होना चाहिए। लेट्स से यहाँ पे लिखता है कि हमारे पास फ्रेमवर्क ऑफ स्पेसिफिसिटी फॉर डिजाइनिंग द एक्सरसाइज प्रोग्राम, जिसके लिए जरूरी क्या है? हम गोल को डिफाइन करेंगे। ठीक है, कहता है अडेप्टिव इफेक्ट्स ऑन द स्पेसिफिक आर द स्पेसिफिक ट्रेनिंग मेथड। ठीक है, आपने ट्रेनिंग मेथड्स में स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस का ख्याल रखना है। फिर आपने मोड ऑफ द ट्रेनिंग का भी ख्याल रखना होता है। फिर आपने जो है ना वो कहते हैं कि एक्सरसाइज शुड मिमिक द डिजायर्ड फंक्शनल एक्टिविटी। जो भी फंक्शनल टास्क को इंप्रूव करना चाहता है उसी तरह की आपने उसकी एक्टिविटीज करानी है, टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग करानी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर आपने लास्ट नेक्स्ट में हमारे पास प्रिंसिपल आता है, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। बहुत आसान है। वो कहता है कि होता यूँ है कि अगर आपने एक लिम्ब की ट्रेनिंग स्टार्ट कराई है तो उसके इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्रालेटरल लिम्ब के अंदर भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिनका कैरी ओवर एक टास्क से दूसरे टास्क के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास अगर एक एथलीट है जिसको मैं ट्रेनिंग करा रही हूँ, मैं उसको पहले रनिंग करा रही हूँ, रनिंग के बाद मैं उसको वेट लिफ्टिंग करा रही हूँ। दोनों चीज़ें एक साथ वैसे तो होंगी नहीं, लेकिन अगर होंगी तो इसमें क्या होगा कि वो जाहिर सी बात है रनिंग करके वो पेशेंट थका होगा या वो एथलीट थका होगा, उसके बाद उसके लिए वेट लिफ्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी। तो ये कैरी ओवर इफेक्ट होता है फ्रॉम वन टास्क और मोर टू अनदर, और ये ज़रूरी भी होता है इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के अंदर कहता है कि आपको
और ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसके अंदर थोड़ी बहुत उसकी इंड्योरेंस भी इंक्रीज होगी, क्योंकि मसल की टेंशन जनरेटिंग कैपेसिटी मैक्सिमम हो रही है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी इंड्योरेंस भी इंप्रूव होगी। इसी तरह वो कहते हैं कि अगर आप इंड्योरेंस करा रहे हैं तो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ के लिए क्या जरूरी था, आपने इंटेंसिटी इंक्रीज करनी थी। इंड्योरेंस में हम बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे काम नहीं कर रहे होते, तो ये बात इसके अंदर आती है। ठीक है, ट्रेनिंग एट वन स्पीड माइनर इनकन्वीनियंस एंड इंप्रूवमेंट्स एट द अदर स्पीड, मतलब एक ही स्पीड के ऊपर आप उसको ट्रेनिंग कराई जा रही है, ये पावर की बात हो रही है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी कहते हैं कि जरूरी थोड़ा बहुत ऐसा होगा कि दूसरी स्पीड्स के ऊपर भी इंप्रूवमेंट है। तो ये सिंपल सी बात है, अगर एक तरह की ट्रेनिंग करा रहे हैं तो थोड़े बहुत इफेक्ट, बिल्कुल थोड़े बहुत इफेक्ट आपको दूसरी ट्रेनिंग में भी मिलते हैं। फिर हमारे पास आते हैं नेक्स्ट पे प्रिंसिपल, दैट इज द रिवर्सिबिलिटी प्रिंसिपल। कहता है कि आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग स्टार्ट की, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंसान ने 6 to 8 वीक्स के लिए क्या किया, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग बड़ी अच्छे से की, फिर उसने उसको क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। वो कहते हैं विद इन 1 to 2 वीक्स जो भी आपके ट्रेनिंग के साथ मसल इंप्रूवमेंट आई थी, स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई थी, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगी, वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी। 1 to 2 वीक्स के अंदर वो डिक्लाइन होगी और 6 to 8 वीक्स के अंदर वो कंप्लीटली खत्म होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसीलिए एक्टिविटीज़ को वो कहता है कि आपने इसका हल ये होता है कि जब भी आपने फंक्शनल गेन अचीव किया है या जो भी आपकी अडेप्टेशंस हुई हैं उसको मेंटेन करने के लिए उन सब चीज़ों को आप इनकॉर्पोरेट करें अपने डेली फंक्शंस के अंदर। ठीक है, और मेंटेनेंस प्रोग्राम पे भी काम। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि मेरे पास एक एथलीट आ रहा है तो वो सालों साल एक ही तरह की ट्रेनिंग करता रहेगा। ठीक है, नहीं, वो रोज़ तो मेरे पास नहीं आएगा। तो क्या होगा कि मैं जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होंगी उसको इनकॉर्पोरेट करूँगी उसके डेली फंक्शन के अंदर, ताकि आहिस्ता आहिस्ता उसकी वर्क भी मेंटेनेंस प्रोग्राम हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द रेजिस्टेंस ट्रेनिंग। इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल बी लर्निंग अबाउट द skeletal muscle functions and adaptations to the resistance training. Thank you so much.